नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज है 17। आज हम लोग 17 और 18 तारीख के जो करंट अफेयर्स थे नवंबर के, उसको देखेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। एक भारतीय है जिनको चुना गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमीशन? रवीश कुमार, सैयद अकबरुद्दीन, राकेश मोहन या विमल पटेल? इसका सही आंसर है डी, विमल पटेल। विमल पटेल जी को इसका नया मेंबर चुना गया है। ठीक है, कौन है देखते हैं। ठीक है, विमल पटेल जी, ये इनको जो है इंटरनेशनल लॉ कमीशन जिसका गठन कब हुआ था? 1947 में हुआ था। कब हुआ था? इंटरनेशनल लॉ कमीशन का गठन हुआ था 1947। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। ठीक है, इसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, मतलब पूरी दुनिया में जो कानून बन रहे हैं उसको लेकर एक तरह का ये एजेंडा तैयार करेगी, ग्लोबल एजेंडा। उसी को मॉडल मानकर बहुत सारे देश अपने अपने देश में क्या करें, ऐसे विधियों को क्या करें, ऐसे लॉ को जो है रेप्लिकेट करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। इस तरह से ये आयोग काम करता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया के जितने भी लॉ विशेषज्ञ होते हैं, जितने भी लॉ स्पेशलिस्ट होते हैं या जूरिस्ट होते हैं, उनको जो है इसमें सदस्य के रूप में चुना जाता है। तो भारत की तरफ से लॉ कमीशन में इस बार विमल पटेल जी को जो है चुना गया है। तो ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी में है, आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आज का, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ संपन्न करता है? शक्ति बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज इज कंडक्टेड विद विच कंट्री? बाय इंडिया, बॉय नहीं है, बाय इंडिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या रशिया? किसके साथ करता है? देखिए बेटा, ये फ्रांस के साथ करता है। देखिए, फ्रांस के साथ कुल मिला के 3 सैन्य अभ्यास हम लोग करते हैं। आर्मी वाला जो सैन्य अभ्यास होता है उसे शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। एयरफोर्स वाला जो होता है, एयरफोर्स वाले को गरुड़ बोलते हैं। गरुड़ आप लोग याद रखिए, गरुड़ पक्षी है जो हवा में उड़ता है, इसलिए एयरफोर्स। और जो नेवी का होता है, नेवी वाला वरुण, वरुण मतलब जल। ठीक है, वरुण का मतलब होता है जल। तो यानी नेवी, नौसेना का जो हमारा अभ्यास है फ्रांस के साथ, वो वरुण कहलाता है। एयरफोर्स वाला जो अभ्यास है वो गरुड़ कहलाता है। और आर्मी का जो यानी थल सेना का जो सैन्य अभ्यास है वो शक्ति कहलाता है। याद कीजिए, गरुड़ और शक्ति को मिला दीजिए, गरुड़ शक्ति, ये इंडोनेशिया के साथ होने वाला हमारा सैन्य अभ्यास हो जाता है। तो इंडोनेशिया के साथ जो सैन्य अभ्यास होता है वो गरुड़ शक्ति है, और फ्रांस के साथ जो गरुड़ है और शक्ति है, अलग अलग। क्लियर है? तो ये सैन्य अभ्यास हम किस देश के साथ करते हैं बच्चा? ये करते हैं हम लोग फ्रांस के साथ। देखिए, फ्रांस और भारत की सेनाओं ने क्या किया है, 15 नवंबर से ये शुरू हो गया है। ठीक है, इसका छठा संस्करण है, 6th एडिशन है जो चल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा, गरुड़ अभ्यास, वरुण अभ्यास और शक्ति अभ्यास किया जाता है। द्विवार्षिक होता है, बायएनुअल होता है। बायनियल का मतलब होता है 2 वर्ष में एक होने वाला आयोजन, 2 वर्ष में एक बार होने वाला आयोजन। तो इंग्लिश में भी हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा। फ्रांस के बारे में देख लीजिए। देखिए, फ्रांस एक यूरोप का बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ये रहा इसकी लोकेशन। देखिए, इधर इटली है, इधर बेल्जियम है और इधर स्पेन है, और इसके यूपर ठीक जो है आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख रहा है। ये जो यूके दिख रहा है, यानी यूनाइटेड किंगडम। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको दिखेगा ये यूके और फ्रांस के बीच में। देखिए, ये आपको एक नैरो चैनल दिख रही है जिसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करने वाला जो स्ट्रेट है, जल संधि, उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल बोलते हैं। समझ में? इसी को पार किया था एक भारतीय ने जिनका नाम था आरती साहा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय थी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बाकी और फ्रांस के बारे में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। फ्रांस की करेंसी फ्रैंक है, लोकल करेंसी यहाँ की फ्रैंक है, हालांकि यूरो भी चलता है। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ इंग्लिश चैनल है जो कि सेपरेट फ्रांस करती है, बता दिया, फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करती है। पेरिस जो इसका राजधानी है, वो यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि। और इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, यानी कि समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये वर्ड है हमारे प्रियम्बल यानी संविधान के प्रस्तावना में शामिल है। तो ये कहाँ से ये मूल्य लिए गए? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वहाँ पर ये 3 नारे दिए गए थे। इन 3 नारों को भारत ने भी अपनी प्रस्तावना में शामिल किया है। तो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी आर टेकन फ्रॉम, तो फ्रांस से हम लोगों ने लिया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट बुक इज रिटन बाय रघुराम राजन, शशि थरूर, डॉक्टर अजय कुमार या मृणाल सक्सेना? किसके द्वारा लिखा गया है बच्चा? देखिए, ये डॉक्टर अजय कुमार द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अजय कुमार जी जो कि डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं भारत के। ठीक है, लिखा है डिफेंस सेक्रेटरी रिलीजेस अ बुक टाइटल फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। इसका मतलब क्या है? जो भारत की फोर्सेस हैं, आर्मी है,
नेवी है या एयरफोर्स है, तो अलग अलग स्टेज में कैसे वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उसी को लेकर उन्होंने अपनी बुक लिखी है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्या है, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है, रक्षा सचिव है, और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रानी कमलापति कर दिया है? तो आप लोग पता ही होगा, जैसे कि खूब चर्चा में रहा, विच रेलवे स्टेशन नेम हैज़ बीन चेंज टू रानी कमलापति रेलवे स्टेशन? हबीबगंज, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर? सही आंसर क्या है इसका, हबीबगंज भोपाल। ठीक है, हबीबगंज भोपाल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ये गोंड जो जनजाति होती है, भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाए जाने वाली जनसंख्या में से एक है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति में से एक है गोंड। ठीक है, गोंड जनजाति। ठीक है, और गोंड जहाँ रहते थे वो क्या हो जाता, गोंडवाना प्रदेश हो जाता था। तो गोंड महारानी थी वो रानी कमलापति, इनका विवाह हुआ था निजाम शाह से। यहाँ देखिए होगा कहीं पर, ये निजाम शाह जो कि भोपाल रियासत के रूलर थे, तो इनकी विधवा थी। इनकी मृत्यु के बाद जो है दोस्त खान जो एक अफगानी था, इनके राज्य पर कब्जा करना चाह रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, इन्होंने जो है जल समाधि लिया था। तो इनकी जो वीरता है उन्हीं को नमस्कार करते हुए, उन्हीं को सराहते हुए उनके नाम पर यहाँ पर कमलापति जी के नाम पर क्या कर दिया गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न बन सकता है। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम चेंज किए गए। अभी अयोध्या रेलवे स्टेशन का, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया, अयोध्या कैंट कर दिया गया है, तो आपको पता होगा। तो लगातार ये रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हो रहे हैं। तो आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि भारत के अंदर रेलवे स्टेशन का नाम कौन चेंज करता है? ऑप्शन दे देगा आपको, रेलवे मंत्रालय, ठीक है, या गृह मंत्रालय, या राज्य, ठीक है, राज्य या राज्यपाल। तो कौन करता है? देखिए राज्य करता है। ठीक है, राज्य के द्वारा निर्णय लिया जाता है, केंद्र के द्वारा नहीं लिया जाता। समझ में आया? ज़्यादातर लोग रेलवे मिनिस्टर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी स्थान का नाम अगर चेंज किया जाता है, स्पेशली रेलवे स्टेशन का, तो वो वहाँ की राज्य सरकार करती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय तथा सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? द टर्म ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन इंक्रीज टू 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या 6 ईयर्स? सही आंसर इसका क्या है? 5 साल। अब इनका कार्यकाल 5 साल तक का हो सकता है, ध्यान दीजिए, 5 साल नहीं किया गया, 2 साल तक इनका कार्यकाल हुआ करता था पहले। अब एक एक साल बढ़ाया जा सकता है। एक एक साल कब तक बढ़ाया जा सकता है? 5 साल तक। ठीक है, तो 3 साल एक्सटेंशन दिया जा सकता है एक एक साल के रूप में। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब प्रश्न देख लेते हैं ये है क्या। देखिए, हालांकि इसके पीछे राजनीति भी हो रही है, वो राजनीति में नहीं जानेंगे, और हम लोगों को फैक्ट से मतलब होना चाहिए। सीबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड ईडी का होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी प्रवर्तन निदेशालय, इसका काम क्या है? ये देखो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। जैसे आपको उस दिन हमने एनसीबी पढ़ाया था, नारकोटिक्स एंड ड्रग कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो वो था, वो भी लॉ इन्फोर्समेंट था, ये भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। लेकिन इसका काम क्या है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका काम क्या है? देखिए, पूरे भारत के बाहर या विदेश से भारत के अंदर जो भी मनी का लेन देन होता है, तो उसको ये चेक करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मनी जो बाहर से हवाला के थ्रू यहाँ से आ रहा है या इलीगल सोर्सेज से आ रहा है, तो उसी को ये ट्रैक करती है, उसी को लेकर ये पूरी रणनीति स्ट्रेटेजी बनाती है, और कोशिश करती है कि ऐसा कोई देश में कांड ना हो पाए। तो इसका काम है ईडी का, समझ में आया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गैदर करना और इस तरह के जितने भी इलीगल फॉरेन लेन देन है उसको रोकना। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1956। तो याद रखिएगा 1956 में इसका गठन हुआ था। अभी कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा है सीबीआई आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं। इसका काम है भाई, ये एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, मतलब ये एक जांच पड़ताल, जासूसी, इस तरह के इन्वेस्टिगेट करने की एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। देखिए, दोनों के जो कार्यकाल है वो भारत सरकार बढ़ा सकती है, क्योंकि दोनों कार्यकारी संस्थाएं हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडीज का मतलब होता है कि ये संसद द्वारा नहीं बनाई गई हैं, ये सरकार के एक गैजेट पेपर द्वारा बनाई गई। अगर संसद द्वारा बनाई गई होते तो ये विधिक संस्थाएं कहलाती, वैधानिक संस्थाएं कहलाती, और इनका कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार फिर संसद के पास होता। चूंकि ये कार्यकारी आदेश पर आए थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर आए थे, इसलिए सरकार ने इनको जो है यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा गलती हुई है। ऑर्डिनेंस, हाँ, ऑर्डिनेंस जारी किया है, सेंट्रल जो है ऑर्डिनेंस जारी किया है, यानी कि अध्यादेश जारी करके इनका जो है इनकी जो है
कार्यकाल को बढ़ाया गया है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। देखिए अध्यादेश जिसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, संविधान के 123 में किया गया है अनुच्छेद। इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत के अंदर जब देश में कोई सत्र ना चल रहा हो संसद का, तो एक कानून पास कर सकते हैं राष्ट्रपति अपने मन से, बिना संसद की मंजूरी के, ठीक है। वो कानून जो बनाया जाएगा उसे ही बोला जाता है अध्यादेश, और ये केवल 6 माह के लिए एप्लीकेबल रहता है। 6 माह के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कराना आवश्यक होता है। समझ में आया? तो ये अध्यादेश लाकर दोनों के क्या किया गया है, दोनों का कार्यकाल बढ़ाया गया। अब यानी कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा अभी कुछ दिन बाद, तो वहाँ पर ये दोनों के रिलेटेड जो लॉज हैं उसको पारित कराए जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा, बांग्ला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बांग्ला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो कहाँ मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय या असम? तो ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा ये वेस्ट बंगाल मनाया जाता है। बिल्कुल गलत है, मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय। आइए देखते हैं। मेघालय इज द स्टेट 44th वर्जन ऑफ बांग्ला, ठीक है। इसका 44वां संस्करण मनाया गया, 44वीं बार ये जो है मनाया गया। ये यहाँ के गारो यहाँ के आदिवासी होते हैं, यहाँ के ट्राइब्स होते हैं, उनके द्वारा ये मनाया जाता है। तो ये लोग ढोल पीटते हैं, ठीक है, अपना संगीत में प्रस्तुति करते रहते हैं, ठीक है। अब मेघालय के बारे में बात करें। मेघालय नॉर्थ ईस्ट का एक जो है महत्वपूर्ण राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का, उत्तरी पूर्व का, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1972 में। असम से अलग करके इसे बनाया गया था। इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग। इसके गवर्नर इस समय कौन है? सत्यपाल मलिक। इसके मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। यहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? नोकरेक। और यहाँ का एक नेशनल पार्क भी है नोकरेक। साथ ही साथ नेशनल पार्क क्या है? बालफक्रम। ये बालफक्रम है, बसल नहीं है, बालफक्रम है। यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गारो, खासी, जयंतिया। गारो एक जनजाति भी है, और खासी और जयंतिया ये सब भी जनजाति हैं, और ये चूंकि इसी पहाड़ियों पे पाई जाती है। यहाँ पर गारो है, यहाँ खासी है, यहाँ जयंतिया है। तो 3 पहाड़ हैं, 3 हिल्स हैं। तो इन्हीं में जो जनजाति पाई जाती है, इनका नामकरण भी इसी के नाम पर हुआ है। एक और चीज़ जो मेघालय से पूछी जाती है, यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा गाँव है मासिनराम, चेरापूंजी जिले में, जो कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो है स्थान है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? चेरापूंजी। 7वां क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर या 18 नवंबर? सही है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्यों मनाया जाता है। देखिए 16 नवंबर को क्या हुआ था, समझ में आ रहा है? 16 नवंबर 1966 में क्या हुआ था? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब होता है एक ऐसा परिषद जिसमें क्या होगा, अलग अलग जो प्रेस एजेंसीज हैं उनके मेंबर होंगे, और ये क्या करेगी, सरकार पर किसी भी तरह के जो भी प्रेस के मुद्दे हैं उसको रखेगी। अगर सरकार किसी तरह का कानून ले आकर इनकी स्वतंत्रता को बाधित करने की कोशिश करेगी, तो उसको भी ये क्या करेगी, टैकल करने का प्रयास करेगी। एक तरह से दबाव समूह की तरह, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है गवर्नमेंट के लिए। समझ में आ रहा है? ताकि मीडिया को एक पहचान मिल सके, मीडिया के ऊपर सरकार का दबाव ना हो, हस्तक्षेप ना हो। हालांकि आजकल का जो मीडिया आपको पता ही है, वो चरण वंदना में लगा हुआ है सरकार के। मीडिया का ये काम नहीं होता। मीडिया का काम होता है सरकार के अच्छे पक्ष को जनता तक ले आए, और सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके जो है आलोचना करे, सकारात्मक आलोचना करे। अब ये नहीं कि विरोध करने के लिए विरोध शुरू कर दे रवीश कुमार जी की तरह, ठीक है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि बाकी और जो तथाकथित आज तक या जी न्यूज ये लोग मतलब चरण वंदना में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए, ना पक्ष हो ना विपक्ष हो, सबके मुद्दे उठाइए आप, और सकारात्मक तरीके से। तो यही सब इसके जो है प्रेस की जो खूबी है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया गया। भैया एक निष्पक्ष पत्रकारिता हो, स्वतंत्र पर देखो लिखा है ना, इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब यही होता है कि सरकार के कमियों को उजागर करें और सरकार की अच्छाई को जनता तक ले जाएं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, ये नहीं प्रभावित होकर, नहीं, स्वतंत्र है, सरकार से हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है 16 नवंबर को। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सिटमैक्स नामक सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है, इसमें कौन से देश शामिल हैं? सिटमैक्स अ नेवल एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड अमंग विच कंट्री? 3 देश इसमें शामिल हैं, कौन कौन? इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड। देखिए एस से हो गया सिंगापुर, आई से हो गया इंडिया, और टी से हो गया थाईलैंड। देखिए मैंने सारे ऑप्शन आपको SIT से ही दिए हैं, तो ऐसे भी एग्जामिनर दे सकता है। तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, इन तीनों के बीच में क्या हुआ, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन से हमारा नेवल शिप कौन सा था, तो नेवल शिप कौन है, यहाँ पे दिखा INS यहाँ ही लिखा हुआ करमुख, INS करमुख के द्वारा ये संपन्न हुआ है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा सैन्य अभ्यास। आजकल ये भी पूछा जा रहा है कौन सा नेवल शिप जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 9वां क्वेश्चन आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का रिसर्च स्टेशन है। इंडियाज रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका आर
मैत्री, भारती, दक्षिण गंगा, ए एंड बी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ज़्यादातर लोग लगा देंगे ऑल ऑफ द अबव। अभी ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आया था, ठीक है, यूपी पीसीएस में भी आया था, ठीक है। सही आंसर इसका क्या है, ए एंड बी, मैत्री और भारती। ये दो क्या है, भारत के परमानेंट यानी स्थाई स्थाई जो है स्टेशन है कहाँ पर, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका जैसे कि आपको पता होना चाहिए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ये महाद्वीप है। यहाँ पे जनता निवास नहीं करती है, कारण क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे होने का सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो है लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या घट रहा है, वहाँ का क्या जीवन संभव है, इस तरह के लेकर अलग अलग जो देश हैं वो अपने रिसर्च स्टेशन स्थापित करते हैं, ठीक है। तो भारत ने 3 रिसर्च स्टेशन स्थापित किए। सबसे पहले दक्षिण गंगा, मैत्री और भारती, ये 3 स्थापित किए थे, ठीक है। लेकिन दक्षिण गंगा को बाद में क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। डिसॉल्व करने का मतलब भंग कर दिया गया। अब केवल मैत्री और भारती ही वहाँ पर रिसर्च स्टेशन है अस्थायी, अगर पूछा जाए। वैसे अगर पूछा जाए कब तक कितनी हुई, तो 3। देखिए 1983 में क्या हुआ था, देखिए दक्षिण गंगोत्री 1990 में इसे डीकमीशन कर दिया गया है, देख रहे हो। और उसके बाद मैत्री आया कब, 1989 में, और भारतीय अभी 2012 में स्थापित किया गया। तो मैत्री और भारतीय ये दो हमारे परमानेंट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में बाबा साहब पुरंदर का देहांत हुआ है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। रिसेंटली बाबा साहब पुरंदरे इज डाइड, ही वॉज एसोसिएटेड विद विज्ञान यानी साइंस क्षेत्र से, हिस्ट्री, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, या पॉलिटिक्स, किससे जुड़े हुए थे। देखिए वो हिस्टोरियन थे, वो एक इतिहासकार थे। आइए देखते हैं इनके बारे में। ये रहे 99 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई है। ये शिवाजी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ जो है लिखा है, बहुत कुछ इन्होंने बताया, बहुत सारे अध्ययन, रिसर्च, शोध किया है इन्होंने, ठीक है। इसलिए इनको बार्ड ऑफ शिवाजी कहा जाता है, शिवाजी के तलवार कहा जाता है इनको। इतिहासकार पद्म विभूषण इनको 2019 में मिला था, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनका अभी हाल में डेथ हुआ है, ठीक है। बाबा साहब पुरंदरे, इन्होंने शिवाजी के बारे में बहुत कुछ रहस्य उद्घाटन किए हैं, मतलब इतिहासकार है तो इतिहास की बात बताएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, पहली बार ऑडिट दिवस किस दिन मनाया जाएगा। इस साल पहली बार ऑडिट दिवस मनाया जाएगा, ऑडिट डे मनाया जाएगा, क्यों, कब, अब देखते हैं। तो 16 नवंबर को ही मनाया जाएगा, क्यों है देखते हैं। ऑडिट का मतलब समझते हैं, पहले ये समझिए। ऑडिट को हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब होता है कि जो अकाउंट्स होते हैं उनकी जांच करना कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसे ही क्या होता है, सरकारों के भी होते हैं। बात बताएंगे क्या काम करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पीएम मोदी ने कैग के पहले ऑडिट दिवस समारोह को किया संबोधित। और कैग की बहुत बड़ी विरासत, ये अच्छी अच्छी बातें, भाषण तो दे ही लेते हैं, भाषण अच्छा देते ही हैं मोदी जी। तो पहला ऑडिट दिवस मनाया जा रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सीएजी का गठन जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर को हुई थी। तो इसके स्थापना दिवस को लेकर ही क्या, उसके फाउंडेशन डे पर ही ये मनाया जा रहा है। अब सीएजी है क्या, ये देखते हैं। देखिए सीएजी एक भारत की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 148 से 151 तक है। तो 148 के तहत भारत का राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करता है। इसका काम क्या है, इसका काम देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिट करना है। ऑडिट करना कैसे, जो बजट बनाती हैं सरकारें यानी खर्च करती हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो उसका एक हिस्सा होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा हिस्सा होता है रिसिप्ट, कहाँ से प्राप्त हो रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। इसी का क्या करती है, जांच करती है, भैया सही जगह पे खर्च हुआ है कि नहीं, जितना जरूरत था उतना खर्च हुआ नहीं, जरूरत से ज़्यादा तो नहीं खर्च कर दिया है, ठीक है। या और रिसिप्ट का मतलब पैसा आया कि नहीं आया, आया तो कहाँ गया। तो ये सारा कुछ बजट का ये अंकेक्षण करना, ऑडिट करने का काम सीएजी है, ठीक है, उनकी टीम करती है। और जो ये सीएजी अपना ऑडिट करती है उसका एक रिपोर्ट बनाती है, और रिपोर्ट जो है वो कहाँ, प्रेसिडेंट को सौंपती है। प्रेसिडेंट फिर उसे संसद में रखता है, जहां पर संसद की एक समिति होती है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति। और दूसरा समिति कौन सी होती है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इनके द्वारा क्या किया जाता है, इसकी जांच की जाती है। जांच कर की जाती है कि क्या सीएजी ने वास्तव में सही से जांच किया है। पता लगा सीएजी सरकार से मिलकर जांच की है और सरकार के घोटाले को छुपा ले गई। तो इस तरह से जो है एक तरह से चेक एंड बैलेंस किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए। अभी जो बीच में कांग्रेस के कार्यकाल में ढेर सारे घोटालों का उजागर हुआ था, ये सीएजी ने ही किया था। तो एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। और इस समय वर्तमान सीएजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू जी क्या है, वर्तमान सीएजी है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था क्योंकि 2 दिन का लेक्चर समाहित किया गया था, कंबाइन किया गया था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लेक्चर को सपोर्ट करिए, वीडियो सपोर्ट कीजिए, वीडियो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू ऑल। पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू ऑल। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।